हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। आज हम आपके लिए अगला वीडियो अपना लेकर के आए हैं। जो एग्जाम सीरीज चल रही है उसमें है साख पत्र। बहुत बार ये एग्जाम में आया है और इस बार भी एग्जाम में 100% इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ओके, तो इसमें से क्या क्या आ सकता है? विनिमय पत्र में से कुछ भी पूछेगा, प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी है, तो इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। और इससे पहले का जो चैप्टर है वो चेक वाला हो ही चुका है, चेक भी इसमें शामिल होता है साख पत्र में। तो पहले हम बात करेंगे साख पत्र की। साख पत्र होता है तो होता क्या है यार? आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमारी साख खराब ना हो जाए, लेन देन को हम इस तरह से निपटाएंगे जिससे जिसका पेमेंट आ रहा है उसका पेमेंट टाइम से पहुंच जाए, जिससे हमारी साख बनी रहे। तो यहां पर साख के आगे पत्र लगा हुआ है, तो ये साख पत्र क्या होते हैं? ये वो पत्र, वो प्रलेख, वो कागज, वो दस्तावेज होते हैं जो उधार लेन देन में कैश के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को हम विनिमय साध्य विलेख कहते हैं, इन्हीं को हम साख पत्र कहते हैं। तो साख का मतलब होता है उधारी से और पत्र का मतलब होता है कागज से। यानी जहां पर उधार लेन देन होता हो तो वहीं पर जो उसके प्रूफ के रूप में कागज यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम साख पत्र कहते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा साख पत्र। अब ऐसे कौन कौन से प्रपत्र हैं जो उधारी में प्रयोग कर लिए जाते हैं? भैया विनिमय पत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट में भी आता है, हाई स्कूल में भी आता है। प्रतिज्ञा पत्र ये भी साख पत्र है, और हुंडी ये भी साख पत्र, इसके साथ में चेक भी है, क्योंकि उसका पूरा चैप्टर ही अलग था इसलिए वो वीडियो अलग बन गई। तो एग्जाम स्पेशल में आप के साथ में ये हम पूरा आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें से कुछ ना कुछ 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पेपर में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो कहां से आएंगे। मैं बता दूं, हाई स्कूल में सिर्फ 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं इस बार, और वो कौन कौन से आ रहे हैं? अंतिम खाते आ रहा है, और विनिमय विपत्र का न्यूमेरिकल आ रहा है, और इसके बाद बीजक या विक्रय विवरण में से एक आता है, लेकिन इस बार बीजक आ रहा है। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनके अथवा में कुछ होगा, 100% इनके अथवा में कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। ठीक है, हर न्यूमेरिकल के अथवा में जहां तक है थ्योरी लगी हुई होगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के अथवा में हो सकता है न्यूमेरिकल लगा दे, लेकिन ऐसे चांसेस मात्र 10% है। 90% तीनों न्यूमेरिकल के अथवा में थ्योरी लगी हुई होगी। ओके, और आपके कुछ कमेंट्स हैं कि जो पेपर है उसमें हम लिखें कैसे, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, जो पेड क्लासेस में जुड़े हुए थे लोग हमसे, उनके पास तो नोट्स ही हैं। जो लोग केवल मेरे इस चैनल पे मुझसे जुड़े हैं, आकर के मुझको देख रहे हैं, सबसे पहला काम वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने आपका कोर्स है सारे वीडियो एग्जाम स्पेशल के रूप में और पहले से अपलोडेड हैं, तो आपको सब मिलते रहेंगे। मास्टर वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। मास्टर वीडियो आप अगर उसको देख लोगे, फेल करने वाला गारंटी से कोई पैदा नहीं है और मार्किंग बहुत अच्छी आएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं यहां से। विनिमय विपत्र का अर्थ क्या होता है? देखो, विनिमय विपत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ इस तरह से लिखोगे, जो सुन रहे हो वही सब लिखोगे। ठीक है, अलग से कुछ नहीं लाना है। आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप अपने माइंड से सोच के समझ के लिखते हो तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। किताब का रटना नहीं है, कहां तक रटोगे यार? बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, उसमें तो बीकॉम में मैं बता दूं 21 सब्जेक्ट्स हैं, 21 सब्जेक्ट हैं। कहां तक रटोगे? समझना है, माइंड में सेट करना है, उसी को लिख देना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो विनिमय विपत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विनिमय प्लस विपत्र। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, और विपत्र का मतलब होता है कागज से। यानी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए माल खरीदता है, माल बेचता है, तो इस अदला बदली यानी खरीदने बेचने के बदले में कैश से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी लेन देन रुपए में होना चाहिए। लेकिन यहां पर उधार होता है, तो उधार होने पर एक प्रमाण बना रहे, प्रूफ बना रहे कि हाँ भैया ये लेन देन हुआ था। इसके लिए क्या होता है कि जितना हमने माल बेचा है उसको एक कागज पर लिख लेते हैं, और कागज पर लिखने के बाद जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसके हम दस्तखत करा लेते हैं। तो ऐसे पत्र को हम क्या कहते हैं? विनिमय विपत्र कहते हैं। और इस विनिमय विपत्र का एक निश्चित तिथि के बाद में भुगतान हो जाता है, जो हमारी देय तिथि कहलाती है। अब देय तिथि क्या होती है? भुगतान तिथि में 3 दिन अनुग्रह दिवस जोड़ करके जो तारीख निकल करके आती है वो देय तिथि होती है। ठीक है, तो देय तिथि में 3 दिन एक्स्ट्रा वो जुड़े हुए होते हैं। ये बहुविकल्प में पूछा जाएगा आपसे कि अनुग्रह दिवस में कितने दिन होते हैं, तो 3 दिन होते हैं। ठीक है, और ये बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि एक दूसरे की सहायता के लिए कौन से बिल लिखे जाते हैं, जो उस बिल को हम कहते हैं सहायतार्थ या अनुग्रह बिल। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा विकल्प में। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो क्लियर हो गया विनिमय पत्र का अर्थ। एक परिभाषा कोई भी याद कर लेना यार, परिभाषा में कुछ भी चेंज मत करना, 3 परिभाषा नहीं लिखना, एक परिभाषा लिख देना।
पर्याप्त है। ठीक है, अब विनिमय पत्र की विशेषताओं की हम बात करेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, देखिए सबसे पहली वो होती है विशेषता कि लेन देन हेतु प्रयोग। ठीक है, यानी विनिमय पत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, लेन देन के करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। लिखित पत्र का होना, इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को पेमेंट लेना होता है वो लिखता है और जिससे पेमेंट लेना होता है उसकी क्या होती है, स्वीकृति होती है। लेकिन विनिमय पत्र के हमेशा याद रखना जो पक्षकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3। एक लेखक, दूसरा स्वीकर्ता, नंबर 3 भुगतान प्राप्तकर्ता। और भुगतान प्राप्तकर्ता 2 हो सकते हैं, ये लेखक भी हो सकता है और अदर आपका नौकर, चपरासी, बैंक इत्यादि भी हो सकता है। सो गाइज फर्दर वी कैन से दैट देयर आर 3 पार्टिसिपेंट, 3 लोग हैं, 3 पक्षकार हैं। कौन कौन, राइटर और एक्सेप्टेंसी देने वाला और तीसरा भुगतान रिसीव्ड करने वाला। ठीक है, अगला है लेखक के हस्ताक्षर। भाई जो बिल लिखता है उसके हस्ताक्षर इस पे होते हैं। स्वीकृति का होना, कोई बिल तब तक वैलिड नहीं है जब तक सामने वाला उसको स्वीकार नहीं कर लेता। अब ये स्वीकृति क्या चीज होती है, देखो आपने हमसे 1000 का माल खरीदा, ठीक है, अब आप कह रहे हैं नहीं मैं तो भाई 980 दूंगा, मैं कह रहा हूं नहीं 1000 हुआ, लेकिन जब तक हम दोनों में तय नहीं हो जाएगी तब तक आपकी क्या नहीं कहलाएगी, स्वीकृति नहीं कहलाएगी। और स्वीकृति का मतलब है कि सामने वाला फ्री होकर के सहमति दे कि हाँ इतना हमने माल खरीदा और इतना हम पेमेंट कर देंगे। ये नहीं है यार किसी को मतलब डरा के धमका के हम स्वीकार करवा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्वीकृति का मतलब आप समझ गए कि जब लेखक बिल लिखता है और जिस व्यक्ति को भुगतान करना है जब वो उस पर दस्तखत कर देता है तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है, स्वीकृति कहलाती है। दिनांक लिखना, देखिए इसमें डेट भी लिखी जाती है, किस डेट के लिए लेन देन हुआ, क्योंकि उसी डेट से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो भी पेमेंट होता है उसमें 3 दिन रियायती के जोड़ करके तब हमारी देय तिथि निकलती है। तो यहाँ डेट बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती है। धनराशि का विवरण, इसमें धनराशि का भी विवरण होता है। ये विशेषताएं हैं विनिमय पत्र की। देखिए अमाउंट नहीं लिखी हुई होगी तो हम पेमेंट किसका लेंगे, ठीक है। भुगतान की तिथि, भुगतान की तिथि होती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन यहाँ पर देय तिथि पर भुगतान होता है। अब भुगतान की तिथि और देय तिथि में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट डेट एंड ड्यू डेट। देखिए पेमेंट डेट और ड्यू डेट में यह अंतर है कि किसी ने कह दिया कि 3 महीने बाद हम भुगतान करेंगे, तो भैया भुगतान की तिथि तो हो गई 3 महीने बाद की, ठीक है, लेकिन देय तिथि जिस डेट पर पेमेंट होना है 3 दिन और उसके लिए रियायत के मिलते हैं। हो सकता है बैंकें बंद हो, कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन ना करवाए, तो न्यायालय ने ही 3 दिन और एक्स्ट्रा कर दिए कि 3 दिन तक पेमेंट लेने वाला सामने वाले से बदतमीजी नहीं कर सकता है, ठीक है, आप भी समझ लो। नेक्स्ट है बिल का बेचान होना। बेचान होने का मतलब है कि मान लीजिएगा कि 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए बी सी। देखो ए को पेमेंट देना है बी के लिए और बी पेमेंट देना चाहता है सी के लिए, तो बी क्या करेगा, ए से जो बिल मिला है वो सीधे सी को दे देगा, ठीक है, कहेगा सी से कि भैया तुम ए से पेमेंट ले लियो। तो बी ने बेचान कर दिया यानी बेच दिया यानी दे दिया किसके लिए, सी के लिए, तो बिल का क्या हो जाता है, बेचान भी हो जाता है। बैंक द्वारा भुगतान, देखो बिल को डिस्काउंट किया जा सकता है, ठीक है। आपके जो न्यूमेरिकल है विनिमय पत्र के वो मैं अलग से एग्जाम स्पेशल आपको 5 न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जिनको अगर तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, 100% आपका पड़ा हुआ आएगा, ठीक है, और वो एग्जाम स्पेशल में आ रहा है, ठीक। न्यूमेरिकल आज से कल तक अपलोड हो जाएगा। शर्त रहित भुगतान, और इसमें जो विनिमय पत्र होता है इसमें कोई शर्त नहीं होती, सीधे भुगतान करना ही करना है देय तिथि पे। टिकट का प्रयोग, देखिए जब इसका प्रमाणन किया जाता है तो एक टिकट भी इस पे लगा दिया जाता है, ठीक है, कितने मूल्य का लगेगा वो अमाउंट पर निर्भर करता है। सो गाइस यहाँ पर ये विशेषताएं थी किनकी, विनिमय पत्र की। आपने पहले भी पढ़ी होंगी लेकिन सुनने से क्या होता है एकदम जल्दी से याद हो जाता है, ठीक है, और मैं तो आपको वैसे ही अपनी लैंग्वेज में सब इजीली समझा रहा हूँ, ठीक। आपके माइंड में जितनी बातें आ रही हैं वही आपको एग्जाम में लिखना है। आप देखिए नंबर कितने अच्छे मिलते हैं। मैंने तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको ट्रेंड कर दिया है कि उनको कॉमर्स में टेंशन नहीं कहीं से कहीं तक। उनके लिए तो अब ये लग रहा है कि कॉमर्स से ज़्यादा अच्छा विषय कोई है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। और वैसे भी दुनिया में सबसे अच्छा विषय है तो कॉमर्स विषय, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और रियलिटी यही है कि जितनी जॉब्स के अवसर कॉमर्स में है उतने कहीं नहीं, बशर्ते कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स में जितना पैसा है उतना कहीं नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा विषय है, बस थोड़ा सा आपको खर्च करना है, एक अच्छे टीचर का चुनाव करना है। टीचर कहीं से भी मिले, आपके पास पड़ोस में जो भी अच्छी कोचिंग हो वहाँ आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि हम अगर हमारे टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया होता तो हम आपको अच्छे से कैसे पढ़ा रहे होते, ठीक है। कोई टीचर ना मिले तो हमारा यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा 9719811101। 11th के जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 11वें के।
तो आइए, विनिमय पत्र के पक्षकार भाई तीन होते हैं, लेखक, स्वीकर्ता, भुगतान प्राप्तकर्ता। विनिमय पत्र के प्रकार दो प्रकार का होता है, एक व्यापारिक विनिमय पत्र, दूसरे सहायतार्थ विनिमय पत्र। अब ये दोनों क्या होते हैं, जहां पर माल खरीदा बेचा जाता है उसके बदले में जब कोई भी पत्र लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं व्यापारिक बिल। लेकिन क्या होता है कि जब एक दूसरे की हेल्प के लिए उन्होंने हम पर लिखा, हमने स्वीकृति दे दी, ऐसे मदद करने के उद्देश्य से जब व्यापारी बिल लिखते हैं तो इनको हम सहायतार्थ बिल कहते हैं। अब आप सोचो कि सहायतार्थ कैसे हो जाता होगा। देखो, बिल का पेमेंट कहां से भुगतान, मतलब बैंक से लिया जा सकता है, ठीक है। तो बिल जो होते हैं वो डिस्काउंटेड कर दिए जाते हैं बाय द बैंक। सो गाइज, यहां पर मान लीजिएगा हमें और आप दोनों को 50,000 रुपए जरूरत है, तो आपने बिल हम पे 50,000 का लिख लिया, बैंक से हम लोगों ने भुना लिया, ये 49,000 में भुन गया। 49,000 में क्या हुआ कि आधे आपको दे दिए और आधे हमने, दोनों लोगों ने काम चला लिया। देने का जब नंबर आया, पेमेंट का नंबर आया, तो दोनों लोगों ने मिलकर के पैसा और बैंक को जमा कर दिया। तो इस तरह से किसी से पैदा उधार नहीं लेना पड़ा, बैंक से लोन लेना नहीं पड़ा, इसी बिल के सहायता से हमने क्या किया, दोनों लोगों ने काम चला लिया, ठीक है। तो ये बिल कहलाते हैं सहायतार्थ। जो सहायता के लिए लिखे जाएं इनको हम अनुग्रह बिल भी कहते हैं, ठीक है, अनुग्रह विपत्र, ठीक। और व्यापारिक बिल तो आपको पता ही है, माल खरीदने बेचने इत्यादि से संबंधित होते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर भी खूब पूछा जाता है। तो देखो भैया, इसमें क्रय विक्रय होता है, इसमें क्रय विक्रय नहीं होता है। इसमें जो अमाउंट है वो पेमेंट करनी होती है सीधे सीधे, किसके लिए, जिस व्यक्ति ने माल बेचा है उसके लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, मोस्टली बिल को बैंक से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि जो बिल है उसका पेमेंट बैंक को देना होता है लास्ट में जाकर के, या सहायता के लिए एक दूसरे के लिए लिखे जाते हैं तो उस बिल का बेचान अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर दिया है तो कहने का मतलब यह है कि क्रय विक्रय से हट करके ही पेमेंट होगा। व्यापारिक बिल जो होते हैं मोस्टली इनमें जो बेचान करना है ज़्यादा पाया जाता है और सहायतार्थ में कम पाया जाता है। व्यापारिक बिल की जो अमाउंट होती है क्रय विक्रय पर आधारित होती है और यहाँ पर जो अमाउंट होती है वो आवश्यकता पर आधारित होती है। इसमें जो धनराशि है उसका बंटवारा नहीं होता है। सहायतार्थ बिल में एक दूसरे लोग मिलकर के धनराशि को बांट लेते हैं, ठीक है। ये अब ये व्यापार को चलाने के लिए है और ये संकट के समय अपना जो धन है उसकी व्यवस्था करने के लिए है, ठीक है। इसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और सहायतार्थ बिल के लिए भी न्यायालय में विशेष परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है ये विश्वास पात्र लोगों पे ही मतलब एक दूसरे से लिखे जाते हैं। तो ये अंतर है मेन, इनको और अच्छे से आप लिख देंगे। अब बात आती है कि जो बिल हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। तो एक तो व्यापारिक बिल हो गया और दूसरा हो गया कौन सा, सहायतार्थ बिल। और इनके अलावा आपकी बुक्स में और मिल जाएंगे देशी बिल, जो एक देश के लोग ही एक दूसरे पर लिखते हैं तो उसको कहेंगे देशी बिल। एक देश का नागरिक किसी विदेशी व्यक्ति पर लिखता है तो वो कौन सा होगा, विदेशी बिल। दर्शनी बिल वो बिल होते हैं जिनको देखते ही यानी जिस व्यक्ति के हाथ में है उसको ही पेमेंट कर दिया जाए तो वो दर्शनी बिल। मुद्दती बिल का मतलब वो होता है जिस व्यक्ति के लिए ही पेमेंट देना है। मान लीजिएगा सिर्फ कोई पेमेंट ऐसा है जो एक्स को दिया जा सकता है किसी और को नहीं, तो वो बिल ऐसे होंगे जो उनका नाम होगा मुद्दती बिल, यानी वो एक्स के लिए ही हैं, ठीक है। इनमें एक मुद्दा आ गया कि भैया आप इसी व्यक्ति के लिए देंगे। बीआर और बीपी भी इसमें शामिल होते हैं। बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल, यानी हमें अगर पेमेंट मिलना है तो हमारे लिए बीआर कहलाएगा और आप पेमेंट करोगे तो आपको बिल्स पेबल। पूरी कॉमर्स पढ़ते समय अपने आप को व्यापारी समझिए, कॉमर्स आपको सरल लगने लगेगी, ठीक है। विनिमय विपत्र व चेक में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो विनिमय विपत्र जो होता है वो क्रय विक्रय से संबंधित होता है और जो चेक होता है वो भी क्रय विक्रय से संबंधित हो सकता है। लेकिन चेक में और विनिमय विपत्र में ये होता है कि ये उधारी के लिए होता है और जो चेक होता है वो भुगतान तुरंत करने के लिए होता है, ठीक है। और विनिमय विपत्र में 3 पक्षकार होते हैं और जो चेक है उसमें भी 3 पक्षकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भुगतान है वो बैंक करता है और यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति करता है, ठीक है। जो विनिमय पत्र है उसके लिए बैंक से डिस्काउंटेड किया जा सकता है, चेक को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चेक 3 महीने तक वैलिड होता है और जो विनिमय पत्र है उसको जब चाहे जितने दिन चाहे उतने लंबे समय के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चेक की कटिंग इत्यादि पर भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन विनिमय पत्र में अगर कहीं पर भी थोड़ी मोटी कटिंग है तो स्वीकर्ता दस्तखत करने के बाद भी उसके लिए स्वीकार कर सकता है, ठीक है। चेक है तो उसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है। विनिमय पत्र में
ऐसे कोई विशेष कागज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चेक में कोई टिकट नहीं लगते हैं, लेकिन विनिमय पत्र में टिकट लगते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं जो आपने सुने, बाकी आप इनको और अच्छे से 2-1 बढ़ा दीजिएगा, बस मैटर पर्याप्त हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि विनिमय पत्र से क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो तो एग्जाम स्पेशल में आपके लिए आगे मिलेगा। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं। देखो प्रतिज्ञा पत्र जो होता है ये वह लिखता है, देखो प्रतिज्ञा पत्र को का अर्थ कैसे लिखोगे। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें जो भुगतान करने वाला है वो प्रतिज्ञा करता है कि इतने दिनों बाद मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए भुगतान कर दूंगा। ऐसे साख पत्र के लिए हम कौन सा पत्र कहते हैं, प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। अब प्रतिज्ञा पत्र के जो पक्षकार होते हैं वो कौन होते हैं, 2 ही होते हैं, एक होता है लेखक और दूसरा होता है धन का प्राप्तकर्ता। लेखक वह व्यक्ति होता है जो लिखता है प्रतिज्ञा पत्र, यानी जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं अमाउंट इतनी अमाउंट की इतने दिनों बाद भुगतान कर दूंगा, तो जिसको भुगतान मिलना होता है वो प्राप्तकर्ता होता है। अब यहाँ पर एक पक्षकार के बारे में बहुविकल्पीय एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। विनिमय पत्र में कितने पक्षकार होते हैं, 3। चेक में कितने होते हैं, 3। और प्रतिज्ञा पत्र में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रतिज्ञा पत्र के अगर हम प्रकारों की बात करेंगे तो एकाकी प्रतिज्ञा पत्र जिसमें एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा होती है कि हम उसके लिए पेमेंट कर देंगे। संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है कि जब कोई प्रतिज्ञा 2, 3, 4 लोग मिलकर के एक साथ करते हैं तो वो क्या होती है, संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र होता है। तीसरा होता है संयुक्त तथा पृथक पृथक प्रतिज्ञा पत्र। इसमें क्या होता है, प्रतिज्ञा तो सब लोग मिलकर के साथ में करते हैं, लेकिन कितना कितना पेमेंट कौन कौन करेगा ये अलग अलग प्रतिज्ञा होती है। सो गाइस फर्दर वी कैन से देयर आर 3 पार्टिसिपेंट। कौन कौन से 3 प्रकार हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ प्रोमिसरी नोट के 3 हैं, एकाकी, संयुक्त और संयुक्त तथा पृथक पृथक। अब बाद में आती है एक हुंडी, इंपॉर्टेंट है, कभी 1-2 नंबर में पूछी गई है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आता है, बस ये आ जाता है कि हुंडियों के नाम, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो हुंडी एक प्रकार की ऐसी साख पत्र है जिसमें जो व्यक्ति पेमेंट लेता है तो वो लिखता है कि आपको इतने इतने रुपए इतनी तारीख के लिए देने हैं, ठीक है। तो ये हमेशा देसी भाषा में ये बहुत पूछा जाता है हुंडी के बारे में, ठीक है। हुंडी हमेशा देसी भाषा में लिखी जाती है, उड़िया भाषा में सबसे ज़्यादा, उड़ीसा के पास में ये चलन है इसका, ठीक है। तो देसी भाषा में लिखी जाती है, भारतीय भाषा में, इसका ध्यान रखेंगे, हिंदी में या उड़िया। उड़िया जो है भारत की भाषा है, ठीक है, उड़ीसा में बोली जाती है। यहाँ पर हुंडी होती कितने प्रकार की है, ये प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, नाम जोग, फरमान जोग, साहा जोग, ठीक है। ये हुंडी के क्या हैं, प्रकार हैं। देखो दर्शनी हुंडी, जो व्यक्ति दिखाएगा उसी को उस हुंडी का पेमेंट कर दिया जाएगा, दर्शनी हुंडी हो गई। मुद्दती हुंडी, मुद्दती शब्द में जहां पर भी साख पत्र में यूज हो तो समझ लीजिएगा कि वो किसी व्यक्ति विशेष को पेमेंट की बात कर रहे हैं और किसी पे विश्वास नहीं है। नाम जोग का मतलब है उसमें नाम स्पष्ट कर दिया जाता है। फरमान जोग, ये फरमान जारी कर दिया जाता है कि इन व्यक्ति के नाम से जितनी भी हुंडी हैं उनका पेमेंट किसी बैंक में जमा कर दिया जाए या किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, तो ये फरमान जोग होती हैं। साहजोग, साहजोग में क्या होता है, इसमें सीधे आदेश आता है कि आगे उसका क्या पालन करना है, यानी किसी भी हुंडी का कहीं बेचान कर दिया हो, कहीं किसी को दे दी हो तो पेमेंट किसके लिए करना है। तो इससे ज़्यादा बाहर साख पत्र से कोई जो आपकी थ्योरी है वो नहीं आएगी। और न्यूमेरिकल मैं फिर बता दूं सिर्फ 3 आएंगे इस बार, ठीक है। और जो 30% सिलेबस कम हुआ है वहां से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार ही मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो एग्जाम स्पेशल में ये जो पार्ट हमारा पहला था वो खत्म होता है। अगले वीडियो में एग्जाम स्पेशल में नस्तीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ भी रहा है, जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे, ओके। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ा दुख होता है कि जिन बच्चों की सही से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि जितनी मैं कर सकता हूं, क्योंकि सारे बैचेस को चलाते हुए भी आपके लिए स्पेशल मैं टाइम निकाल रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं ज़रूर कर रहा हूँ। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग 11th में जिनको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, जिनकी इच्छा है कोई सही टीचर जिनको नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही कम खर्च पर, केवल ऑफिस के खर्च पर हमारे जो बैचेस हैं शुरू से स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई से, तो उसके लिए नंबर 9719811101 पे आप जुलाई में संपर्क कर लीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।